हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आरती यादव। और कैसे हैं आप सभी। देखिए, हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने इंटरफेस को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। इंटरफेस में G1 एस G2 फेज में क्या क्या होता है सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी से वीडियो मिलती रहे। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए माइटोसिस देखते हैं। पहले देखिए, माइटोसिस में सबसे पहले, चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, सेल इंटरफेज में पहले एंटर करेगी। इंटरफेज को पार करने के बाद ही क्या होगा, माइटोसिस या मियोसिस होगा, यानी कि एम फेज में एंटर करेगी सेल। G1 एस G2 तीनों फेजेस कंप्लीट करने के बाद G1 फेज में क्या होगा, सेल ग्रो करेगी। और G1 फेज में मोस्टली सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड डीएनए और सेंट्रियोल। इन सबको छोड़कर सारे ही सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ डुप्लीकेट हो जाएंगे, G1 फेज में डुप्लीकेट हो जाएंगे। ठीक है, अब एस फेज में किस किस का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन का रेप्लिकेशन होगा और सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन होगा एस फेज में। G2 फेज में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड का रेप्लिकेशन होगा किसमें, G2 फेज में। फिर उसके बाद सेल जाएगी किसमें, एम फेज में। और एम फेज में जाने के बाद सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। बाद में साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होगा वो बाद में होगा, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। ठीक है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, अब साइटोकाइनेसिस जब होगा तब एनिमल सेल अगर है तो सेल फरो मेथड से, जो कि सेंट्रीपिटल कहलाता है, और प्लांट सेल है तो सेल प्लेट मेथड से, जो कि सेंट्रीफ्यूगल कहलाता है। आगे इस चीज को मैं समझाऊंगी। देखिए, इंटरफेज में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, G1 एस G2 फेज। G1 फेज में क्या हुआ, क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम होता है। ठीक है, एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है, क्योंकि सेंट्रोमियर एक है, क्रोमोसोम एक है यहाँ पे, बट डीएनए यहाँ पे कितना है, 2 स्ट्रैंड वाला है, तो यहाँ पे 2C लिखते हैं हम। अब एस फेज में क्या होगा, एस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, बट डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। 2 स्ट्रैंड वाला डीएनए था, बट अब 4 स्ट्रैंड बन गए डीएनए के, और ये एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम चेंज हो गया 2 क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम में। तो 2C किस में बढ़ गया, 4C, क्योंकि 4 स्ट्रैंड बन गए डीएनए के। जो कंडीशन एस में है वही कंडीशन हमें G2 में दिखाई दे रही है। G2 स्टेज में भी क्या होगा, ऐसे ही 2 क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम होंगे। और यहां पे देखिए, ये डिप्लॉइड सेल थी, जो प्लॉइडी अगर हम देखें तो G1 फेज में डिप्लॉइड सेल पहुंची डिवाइड करने के लिए इंटरफेज में, तो वो G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, एम फेज, कोई भी फेज हो, सब में डिप्लॉइड ही रहेगी, मतलब क्रोमोसोम का नंबर सेम है। ओके, अब यहां पे देखिए एस और G2 में सेम केस दिखाई दे रहा है आपको, 2 क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, बट G1 में G2 के बाद क्या हुआ, यहां से बीच से डिवाइड हो जाएगा क्रोमोसोम, और यहां पर 2 क्रोमोसोम बन गए, ये एक क्रोमेटिड वाले। तो ये फेज और ये फेज सेम दिखाई दे रहा है हमें, तो यहां पे सेम केस होता है। ओके, अब देखिए इंटरफेज के बाद क्या क्या होता है, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स डबल हो जाते हैं, सेंट्रोसोम डबल हो जाते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया G2 फेज में, और डीएनए रेप्लिकेट हो जाए हैं एस फेज में। क्रोमेटिन, देखिए क्रोमेटिन 1 क्रोमेटिड वाला क्रोमेटिन किस में चेंज हो गया, 2 क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम में चेंज हो गया। और लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। आगे देखिए, अब माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, बट मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है। ये कैसे समझेंगे हम, मान लीजिए एक आदमी है जिसके पास 50 रुपए हैं, अब वो, उसके 2 बेटे हैं जिसमें वो 50-50 रुपए चाहता है कि 50-50 रुपए मैं अपने दोनों बेटों को भी दूं। मेरे पास तो 50 रुपए हैं, लेकिन मेरे बेटों के भी पास 50-50 रुपए मैं देना चाहता हूं। तब इस आदमी को क्या करना पड़ेगा, इसे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और अपने पैसों को डबल करना पड़ेगा। और ये इसने एक्स्ट्रा मेहनत करके अपने पैसों को डबल कर लिया,
100 रुपए कर लिए, 50 रुपए से क्या हो गए, 100 रुपए हो गए। अब ये आसानी से अपने बेटों को 50-50 रुपए दे सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, भेदभाव नहीं किया इसने, इक्वेशनल डिवीजन हुआ, इक्वालिटी हुई, है ना, इक्वेशनल डिवीजन हुआ। ऐसे ही माइटोसिस में होता है, माइटोसिस में एक सेल जब डिवीजन करती है तो पहले एस फेज में वो क्या करेगी, एक सेल एस फेज में आकर अपने डीएनए के अमाउंट को बढ़ा लेगी, डीएनए के अमाउंट को बढ़ाकर तभी तो जब सेल डिवीजन होगा 2 सेल बनेगी तो हाफ हाफ डीएनए चल जाते हैं एक एक सेल में। जैसा पेरेंट होता है वैसे ही कैसा हो जाता है, जो डॉटर सेल्स होती हैं वैसे ही बन जाती हैं, प्लॉइडी सेम रहती है उनकी। देखिए, बोथ डॉटर सेल्स आर सिमिलर टू पेरेंट सेल, जो दोनों डॉटर सेल बनेंगी वो अपने पेरेंट सेल के जैसी ही बनेंगी। अगर डिप्लॉइड सेल है तब माइटोसिस के बाद डिप्लॉइड ही क्या बनेंगी, डॉटर सेल्स बनेंगी, और हैप्लॉइड सेल है तब माइटोसिस के बाद हैप्लॉइड ही डॉटर सेल्स बनेंगी। ये बात ध्यान रखनी है आपको, इसलिए इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं इसे। बट अगर मियोसिस है तो मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं मियोसिस को। क्यों, मान लीजिए कोई आदमी है जिसके पास 50 रुपए हैं, उसने अपना अमाउंट डबल तो कर लिया मेहनत करके, 100 रुपए बना लिए। अब मियोसिस, जब मियोसिस में तो मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड दो होती हैं, मियोसिस फर्स्ट जब हुई तब तो 2 सेल बनी। अब 2 बेटों में तो इसने 50-50 रुपए बांट दिए। लेकिन अगर मियोसिस 2 भी होती है, मियोसिस 2 हुई तो 4 सेल बनती हैं, 4 बेटों में इसे बांटने हैं, यही 100 रुपए 4 बेटों में बांटने हैं तो 25-25 रुपए ही जाएंगे ना। तो इसलिए क्या हुआ, 50 का आधा हो गया 25, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया ना। ऐसे ही सेल में देखिए, ये डिप्लॉइड सेल है, मियोसिस फर्स्ट हुआ तो ये एक सेल 2 सेल में बटी, बट यहाँ पे क्या हुआ, 2n है, ये भी 2n है, डिप्लॉइड ही है। बट मियोसिस 2 जब हुआ तो मियोसिस 2 के बाद 4 सेल्स बनी, और चारों सेल कैसी हो गई, हैप्लॉइड हो गई, 2n के बजाय n हो गई चारों सेल्स। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स बन गई। इसलिए मियोसिस को क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ओके, आगे देखिए, इस वाले डायग्राम को अभी हम समझेंगे, रुक के पहले स्पिंडल फाइबर एंड स्पिंडल एपरेटस को देख लेते हैं। स्पिंडल फाइबर एंड स्पिंडल एपरेटस में क्या अंतर है, देखिए, जब एनिमल सेल लेते हैं हम, एनिमल सेल होती है उसमें सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। सेंट्रोजोम इज ए फीचर ऑफ ओनली एनिमल सेल, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होगा। अब एनिमल सेल में जो सेंट्रोजोम होता है वो किसमें, एनाफेज मेटाफेज के दौरान कहाँ पहुंच जाएंगे, अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे। अभी मैं बताऊंगी मेटाफेज में कैसे पहुंचेंगे, अपोजिट पोल पे। सेंट्रोजोम पहुंच गए अपोजिट पोल पे। अब इससे निकली होते हैं छोटे छोटे फाइबर जिसे एस्ट्रल रेज कहते हैं, एस्ट्रल रेज निकले हैं ये। इन दोनों को मिला के, सेंट्रोजोम और एस्ट्रल रेज को मिलाकर क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। सेंट्रोजोम और एस्ट्रल रेज को मिलाकर क्या कह दिया, एस्टर कह दिया। अब ये बड़े बड़े फाइबर भी निकले हैं, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर भी तो इसी से निकले हैं, सेंट्रोजोम से। तो स्पिंडल फाइबर किससे बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। अब एस्टर और स्पिंडल फाइबर को मिलाकर स्पिंडल एपरेटस कहा जाता है। तो स्पिंडल एपरेटस इज ए फीचर ऑफ अ एनिमल सेल, ठीक है। स्पिंडल एपरेटस प्लांट सेल में कभी नहीं पाया जाता क्योंकि सेंट्रोजोम नहीं है। स्पिंडल एपरेटस केवल एनिमल सेल में होगा। इसीलिए एनिमल सेल में जो माइटोसिस होती है उसे एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें एस्टर बन जाता है ना, सेंट्रोजोम है तो। और इसे एम्फी एस्ट्रल भी कहते हैं क्योंकि 2 सेंट्रियोल हैं, इसलिए एम्फी एस्ट्रल कहते हैं एनिमल सेल की माइटोसिस को। अब ये देखिए प्लांट सेल, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं है, यहाँ पे कुछ माइटोटिक होल्स बन जाते हैं, सेंट्रोजोम नहीं है ये। अब इसमें क्या है, यहाँ पे रेज वगैरह तो कुछ निकली नहीं है, यहाँ पे केवल बड़े बड़े फाइबर्स हैं। कौन से फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स। तो इसलिए प्लांट सेल में केवल स्पिंडल फाइबर होते हैं, प्लांट सेल में केवल स्पिंडल फाइबर होते हैं, और एनिमल सेल में स्पिंडल एपरेटस बना लेते हैं सेंट्रोजोम के साथ फाइबर मिलके। समझ में आया। आगे देखिए, एनिमल सेल में सेंट्रिक माइटोसिस होती है बट प्लांट सेल में एसेंट्रिक माइटोसिस होती है। ये भी उसी से रिलेटेड है कि सेंट्रोजोम प्रेजेंट है एनिमल सेल में, इसलिए सेंट्रिक माइटोसिस है।
प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं है, इसलिए एसेंट्रिक माइटोसिस है। ओके, आगे देखिए, यहां पे एक क्रोमोसोम है, 2 क्रोमेटिड वाला, ठीक है। इसमें हमें देखना है कि सेंटर में क्या है, ये सेंट्रोमियर, सेंटर में क्या है, सेंट्रोमियर, जिसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, पहले लेक्चर में बता चुकी हूं मैं। सेंट्रोमियर के दोनों तरफ डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोमियर के दोनों सराउंड करे हुए, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, काइनेटोकोर। यहीं से आके अटैच्ड होते हैं क्या, स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर से ही आके अटैच्ड होते हैं स्पिंडल फाइबर। ओके, आगे देखिए, अब यहां पे देखिए, सेल आई फेज को कंप्लीट कर लेगी, इंटरफेज को कंप्लीट कर लेगी, उसके बाद एम फेज में पहुंचेगी। एम फेज में मैंने बताया सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब प्रोफेज में देखिए क्या होता है, प्रोफेज में सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का अमाउंट डबल हो चुका है इंटरफेज में, सेंट्रियोल्स स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट कर देंगे सेंट्रियोल, ठीक है। जो ये सेंट्रियोल बीच में पड़े हुए हैं डबल हुए हुए, ये अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट कर देंगे, बट अभी गए नहीं है अपोजिट पोल पे, अपोजिट पोल पे जाएंगे कहां पे, मेटाफेज में स्टार्ट कर देंगे जाना। अब यहाँ पे प्रोफेज में और क्या होगा, डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम में क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि क्रोमोसोम फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्रोमोसोम पूरी तरीके से बना नहीं है, स्टार्ट हुआ है क्रोमोसोम बनना, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सब कुछ डिसअपियर हो जाएगा, सब कुछ सबके टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर मेम्ब्रेन में चिपक जाते हैं, मतलब ये डिसअपियर हो जाते हैं। अभी हमें मेन फोकस सिर्फ क्रोमोसोम पर करना है, इसलिए सारे ही जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी वगैरह, सब इस प्रोफेज में क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में सेंट्रियोल्स रीच टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे मेटाफेज में सेंट्रियोल, क्रोमोसोम फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। बेस्ट स्टेज जो मेटाफेज है वो बेस्ट फेज है टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर हम इजीली काउंट कर सकते हैं, क्योंकि मेटाफेज में क्या होता है, बीच में मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है, जिसमें सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो बीच में आकर एक मेटाफेजिक प्लेट बना लेते हैं इमेजिनरी। तो यहां पे क्या है, बेस्ट स्टेज फॉर काउंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के नंबर को आसानी से हम काउंट कर सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर भी आसानी से देख सकते हैं कि किस टाइप का क्रोमोसोम है। तो मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजी को भी देख सकते हैं क्रोमोसोम की। तो एम से याद रखिए, एम से मॉर्फोलॉजी, एम से मेटाफेज में हम आसानी से देख सकते हैं। क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर आ जाते हैं क्रोमोसोम, दे मेक इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट बना लेते हैं। अब मेटाफेज के बाद क्या होगा, एनाफेज। एनाफेज में हम क्या देखते हैं, शेप या एनाटॉमी ऑफ क्रोमोसोम बेस्ट सीन, यहां पर हम क्रोमोसोम की एनाटॉमी को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, यानी कि क्रोमोसोम के शेप्स को अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि क्रोमोसोम किस टाइप का है। यहाँ आगे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ना कि जैसे कि क्रोमोसोम वी शेप के होंगे तो वो मेटासेंट्रिक होगा, और एल शेप का होगा तो वो सब मेटासेंट्रिक होगा, और जे शेप का होगा तो एक्रोसेंट्रिक, आई शेप का है तो टीलोसेंट्रिक। ये सब हमें एनाफेज में अच्छी तरीके से देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि क्रोमेटिड क्या होते हैं, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं ना इसमें। एनाफेज में जैसे क्रोमोसोम है और बीच से ये ब्रेक हो जाएगा सेंट्रोमियर, और आधा ऊपर पहुंच जाएगा, आधा क्रोमेटिड नीचे पहुंच जाएगा। क्रोमेटिड क्या होगा, सेपरेट्स होने चालू हो जाते हैं क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है इसमें। ओके, आगे देखिए टीलोफेज में क्या होता है। टीलोफेज में क्रोमोसोम, टीलोफेज के प्रोफेज का बिल्कुल उल्टा होगा, जो जो प्रोफेज में हुआ उसका बिल्कुल अपोजिट टीलोफेज में होगा। प्रोफेज में क्या हुआ,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, हट गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देगी। और गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब क्या हो गए थे, सब डिसअपियर हो गए थे। बस यहाँ, बट यहाँ पर क्या होगा, टीलोफेज में सब वापस आ जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर एनवलप सब रीअपियर हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे सब, न्यूक्लियस वगैरह सब। और क्या होगा, क्रोमोसोम रीच टू अपोजिट पोल एंड डीकंडेंस क्रोमोसोम एंड लॉस इट्स आइडेंटिटी। क्रोमोसोम फिर से क्या करेगा, प्रोफेज में क्या हो रहा था, क्रोमेटिन चेंज हो रहा था, क्रोमोसोम में कंडेंसेशन, क्रोमेटिन में कंडेंसेशन हुआ, वो क्रोमोसोम में चेंज हो रहा था। बट टीलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम फिर से क्रोमेटिन में चेंज होना स्टार्ट कर देगा, क्रोमोसोम अपना आइडेंटिटी को लॉस करना चालू कर देगा। ठीक है, बिल्कुल उल्टा है प्रोफेज का टीलोफेज। समझ में आ गया आपको? आगे देखिए, अब हम यहां डायग्राम से समझ लेते हैं इसे। प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज में देखिए अर्ली प्रोफेज में मैंने अभी बताया कि सेंट्रोजोम जो है वो डबल हो चुके हैं इंटरफेज में, सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम डबल हो चुके हैं, ये अपोजिट पोल पर पहुंचना स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट कर दिया इन्होंने अपोजिट पोल पर पहुंचना, बट पहुंचते कहां हैं, मेटाफेज में। पहुंचेंगे कब, प्रोफेज में स्टार्ट कर देंगे, बट पहुंचेंगे कब, मेटाफेज में पहुंचेंगे। ओके, अब ये जो डीएनए है, डीएनए वगैरह क्रोमेटिन वगैरह ऐसे ही पड़े हैं, लूजली पैक्ड पड़े हैं डीएनए, ये कंडेंसेशन स्टार्ट कर देगा। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड होना स्टार्ट कर देगा और बना लेगा क्रोमोसोम। लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर देगा। अभी पूरी तरीके से क्रोमोसोम बना नहीं है, क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर देगा, बट पूरी तरीके से बनेगा कहां, मेटाफेज में। ध्यान रखिएगा, ये अभी भी लेट प्रोफेज में भी सेंट्रोजोम जो है वो अपोजिट पोल पर पहुंचना स्टार्ट कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है। ठीक है, पहुंचेंगे कहां, मेटाफेज पे। अब ये देखिए यहां पर प्रोफेज में एक चीज और देखी थी हमने, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर एनवलप है वो क्या हो गया, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे दिखा दिया है ना, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी सब कुछ डिसअपियर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें मेन फोकस किस पे डालना है, क्रोमोसोम पर। ठीक है, सेंट्रोजोम। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसिशन ऑफ मेटाफेज, प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में कुछ गैप होता है, उसे ही ट्रांसिशन टू मेटाफेज कहते हैं। इस स्टेज में क्या होगा, जो सेंट्रोजोम है वो स्पिंडल फाइबर फेंकना चालू करेगा क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम पर स्पिंडल फाइबर फेंकना चालू किया। अब क्रोमोसोम के जो काइनेटोकोर हैं, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ काइनेटोकोर, वहां से जाकर स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो जाएंगे। अटैच्ड हो गए, अब क्रोमोसोम को बिल्कुल एक लाइन में लेकर आ जाएंगे स्पिंडल फाइबर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर ये जो है ये क्रोमोसोम को एक लाइन में लेकर आ गए, एक लाइन में हो गए सारे क्रोमोसोम। इससे क्या बन गई, मेटाफेजिक प्लेट बन गई। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, सेंट्रियोल भी अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं मेटाफेज में। तो आपको याद रखना है, मेटाफेज में दो काम होते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बनती है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब एनाफेज में देखिए, अब ये जो स्पिंडल फाइबर है, एरो कहां बनाया है मैंने, ऊपर की तरफ बनाया है ना, ये स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, ये जो दो क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम है, आधी क्रोमेटिड को ऊपर खींचना चालू करेंगे और आधी क्रोमेटिड को नीचे खींचना चालू करेंगे। नीचे वाले स्पिंडल फाइबर इसे नीचे खींचेंगे, ऊपर वाले स्पिंडल फाइबर इन्हें ऊपर खींचेंगे। तो जो दो क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम है, ये आधी आधी क्रोमेटिड ऊपर चल जाएंगी और आधी आधी क्रोमेटिड नीचे चल जाएंगी, खिंच गई। ठीक है, आपस में सेपरेट हो गई, सेपरेट हो गई ये क्रोमेटिड, किसमें, एनाफेज में। और आधा आधा सेंट्रोमियर भी चला गया, इनके साथ सेंट्रोमियर भी स्प्लिट हो गया। ठीक है, अब ये दोनों अपोजिट पोल पे पहुंच गए ना, आधे क्रोमेटिड ऊपर के पोल पे पहुंच गई, आधी क्रोमेटिड नीचे के पोल पे पहुंच गई। अब दोबारा से जो प्रोफेज में
न्यूक्लियर एनवलप क्या हो गया था, डिसअपियर हो गया था। बट यहां पर क्या होगा, अब अपोजिट पोल पे सब कुछ पहुंच गया तो न्यूक्लियर एनवलप फिर से बन जाएगा और दो न्यूक्लियस के एक न्यूक्लियस का क्या बन गया, दो न्यूक्लियस बन गए ना, बन गए दो न्यूक्लियस बन गए और इसके अंदर सारे क्रोमोसोम्स वगैरह आ जाएंगे। तो टीलोफेज में क्या होता है, दोबारा से न्यूक्लियर एनवलप वगैरह आ जाएगा, सारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियोलस है, सब क्या हो जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे। समझ में आ गया आपको? आगे देखिए, अब हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल कैसे कैसे होता है। एनिमल सेल में मैंने बताया सेल फरो मेथड से होता है और सेंट्रीपिटल। देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये क्या है, एक एनिमल सेल है, किसके बाद, कैरियोकाइनेसिस के बाद ये एनिमल सेल है जिसमें न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया है, दो न्यूक्लियस बन गए हैं, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस के बाद की एनिमल सेल है ये। अब क्या होगा, ये इसका साइटोप्लाज्म भी बढ़ना चालू होगा, सेल अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर फरो बना लेगी, फरो का फॉर्मेशन हुआ और एक सेल किस में टूट गई, दो सेल में टूट गई, दो एनिमल सेल बन गई एक सेल से। तो साइटोकाइनेसिस जो होगा एनिमल सेल में कैसा होगा, सेल फरो मेथड से होगा, सेंट्रीपिटल होगा। सेंट्रीपिटल क्यों है, बाहर से अंदर की तरफ, सेल कैसे हो रही है, बाहर से अंदर की तरफ बन रही है। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, सेल प्लेट मेथड या सेंट्रीफ्यूगल। फ्यूगल मतलब अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ सेल बनेगी तो सेंट्रीफ्यूगल। देखिए कैसे, यहां पे क्या है, प्लांट सेल ली है हमने कैरियोकाइनेसिस के बाद, यानी कि एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में बट गया है, दो न्यूक्लियस बन गए हैं। ऊपर क्या है, सेल वॉल, सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल तो नॉन फ्लेक्सिबल होती है बट इसके अंदर की जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है और ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, देखिए इसके बीच बीच में जो दो न्यूक्लियस के बीच में ये पड़े हुए हैं फ्रेगमेंट्स ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के फ्रेगमेंट्स यहाँ पर पड़े होते हैं। अब यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट जोड़ जोड़कर इस पर क्या बना लेंगे, एक पूरी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसे सेल प्लेट कहेंगे, ठीक है। और यहीं से ही क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगी सेल और बीच में ये क्या बन गया, मिडिल लैमेला बन गया। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट को ही तो मिडिल लैमेला कहते हैं, तो ये बीच में मिडिल लैमेला बन गया और एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गई। समझ में आ गया आपको साइटोकाइनेसिस? आगे बढ़िए, माइटोसिस कंप्लीट हो गया, अब हम मियोसिस के बारे में देखेंगे। एक मिनट, चलिए मियोसिस के बारे में देखते हैं। मियोसिस के बारे में ये चार्ट अगर आपने पढ़ लिया ना तो इससे मियोसिस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बट इस चार्ट को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। मियोसिस देखिए, एक पेरेंट सेल है जो कि डिप्लॉयड है, 2n है, यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे क्रोमोसोम्स हैं, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हैं यहाँ पर, मतलब ह्यूमन के प्रत्येक सेल में क्या होता है, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं ना, 46 क्रोमोसोम होते हैं। एक पेयर किससे आया हुआ है, एक पेयर फादर से आता है और एक पेयर मदर से आता है। मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये किसका है, होमोलोगस क्रोमोसोम फादर का है, एक क्रोमोसोम मदर का, एक दूसरा क्रोमोसोम फादर का, दूसरा क्रोमोसोम मदर का, ऐसे ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम बना लेते हैं। तो हमारे अंदर या डिप्लॉयड सेल के अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ओके। मियोसिस में 2 मियोसिस होगी, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। इस सेल ने क्या किया, मियोसिस फर्स्ट किया। मियोसिस फर्स्ट कैसी होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये 2n है तो यहाँ पर जो सेल्स बनेंगी उसमें n क्रोमोसोम चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम चले गए, ये क्या बन गई, 2 सेल्स बन गई एक सेल से, ओके। तो मियोसिस फर्स्ट क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है ना, क्योंकि यहाँ पर
दो सेट ऑफ क्रोमोसोम थे और दोनों में एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम गया और ये डिप्लॉइड था, ये कैसे हो गई, हैप्लॉइड सेल्स हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये सेल भी मियोसिस 2 करेगी और ये सेल भी मियोसिस 2 करेगी, ठीक है। मियोसिस 2 करने के बाद ये सेल भी 2 सेल बनाएगी और ये सेल भी 2 सेल बनाएगी। तो एक सेल से कितनी सेल बनी, 4 सेल्स बनी, ठीक है। अब यहाँ पे हैप्लॉइड सेल है और ये जो सेल बनाएगी दो वो भी हैप्लॉइड होंगी। मियोसिस 2 इसलिए इक्वेशनल डिवीजन होता है, मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन होता है। ओके, यहाँ पे लिखा है देखिए मियोसिस 1 इज ए रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ वहां पे रिडक्शन हो रहा है। मियोसिस 2 इज ए इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन है इसलिए किसकी तरह है, माइटोसिस की तरह ही है मियोसिस 2। मियोसिस 2 को हम पढ़ते भी नहीं है क्योंकि सेम माइटोसिस की तरह ही होता है, बस एक लाइन में देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे अंदर 46, हर एक सेल में क्या है, 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम है, एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवम में। स्पर्म एंड ओवम कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 46 क्रोमोसोम है, मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद क्या होती है, 4 सेल्स बनती हैं और चारों सेल में 23 क्रोमोसोम्स चले गए और हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगी। ये डिप्लॉइड हैं और डॉटर सेल्स कैसी बनेंगी, हैप्लॉइड बनेंगी। ये बात ध्यान रखना आप मियोसिस के बाद। ड्यू टू मियोसिस ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स। गैमेट्स का जो प्रोडक्शन होता है, गैमेट क्या है, स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म एंड ओवम का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो मियोसिस से ही होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन और से जनरेशन तक नंबर कांस्टेंट रहते हैं। देखिए यहां से समझाती हूं मैं आपको। मान लीजिए ये एक आदमी है, ये एक औरत है, इसमें क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ। जब मियोसिस करा इसकी जर्माइनल सेल्स ने, हमेशा मियोसिस जर्माइनल सेल्स में होगा, जर्माइनल सेल में मियोसिस हुआ तो स्पर्म बना और फीमेल में मियोसिस हुआ तो ओवम बना, ठीक है। अब इन स्पर्म और ओवम में ये 2n हैं तो ये कैसे होंगे, n होंगे। ये डिप्लॉइड सेल्स हमेशा मियोसिस के बाद हैप्लॉइड सेल्स बना लेती हैं, हैप्लॉइड सेल्स बन गई। 46 क्रोमोसोम थे स्पर्म में, एक स्पर्म में हमेशा 23 क्रोमोसोम होंगे, हैप्लॉइड है ना ये, 23 क्रोमोसोम इसमें, 23 क्रोमोसोम इसमें। अब स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, फ्यूजन होता है इनका, तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट फिर से कैसे, 23 ये 23 क्रोमोसोम ये आपस में मिलके फिर से 46 क्रोमोसोम बना लेंगे। जाइगोट डिप्लॉइड होगा जिसमें 46 क्रोमोसोम होंगे, है ना। यहाँ पे मेल और फीमेल में 46 क्रोमोसोम थे। इन्होंने जो अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करे स्पर्म एंड ओवम वो हैप्लॉइड हुए, उनमें 23 क्रोमोसोम थे। जब इनका फ्यूजन हुआ जाइगोट बना तो उसमें फिर से 46 क्रोमोसोम हैं। अब यही जाइगोट माइटोसिस कर करके पूरी कंप्लीट बॉडी बना लेता है। ओके, यही चीज इसमें दिखाई गई है। आगे देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में देख लीजिए एक बार। यह है होमोलोगस क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम मान लीजिए हमारे मदर से आया है, एक क्रोमोसोम हमारे फादर से आया है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1 मान लिया हमने इसे, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम फादर, क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम मदर। अब इस क्रोमोसोम में देखिए कि आपस में इनकी जो क्रोमेटिड हैं इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। आपस में इसकी क्रोमेटिड क्या कहलाएंगी, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगी। बट अगर मैं इस वाले क्रोमोसोम की और इस वाले क्रोमोसोम की आपस में देखूं, इसकी क्रोमेटिड और इसकी क्रोमेटिड को देखूं तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ओके, बीच में क्या है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के किनारे किनारे क्या है, काइनेटोकोर। ये तो आपको पता ही है। काइनेटोकोर से क्या अटैच्ड होता है, स्पिंडल फाइबर। आगे देखिए, पहले क्रॉसिंग ओवर को समझ लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिए माइटोसिस और मियोसिस में
जो डिफरेंस आता है कि हाँ एक सेल 2 सेल बना रही है माइटोसिस में, बट मियोसिस में एक सेल 4 सेल बना रही है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना वो इसी की वजह से आ रहा है। क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन जो होता है ये केवल मियोसिस में होता है। ओके, देखिए मान लीजिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक फादर का एक मदर का क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम है दोनों। दोनों क्रोमोसोम्स में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक क्रोमोसोम के जो एक साइड के क्रोमेटिड हैं वो दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी, दोनों क्रोमेटिड के बीच में क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, आपस में क्रॉसिंग ओवर हो गया इन दोनों क्रोमेटिड्स के बीच में। अब रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी कि इसका कुछ पार्ट इसमें चल जाएगा, इसका कुछ पार्ट इसमें चले जाएगा, नए रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे। देखिए इसका कुछ पार्ट इसमें आ गया, ये देखिए पिंक पार्ट इस पे आ गया और येलो पार्ट इस पे आ गया, तो ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स बन गए। अब इस क्रोमोसोम में मियोसिस 1 होगा, मियोसिस फर्स्ट हुआ। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होने के बाद ये जो आपस में जुड़े हुए हैं क्रोमोसोम, आपस में जुड़े हुए हैं, ये अलग होंगे। मियोसिस फर्स्ट के बाद होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होंगे। मियोसिस 2 के बाद क्या होगा, मियोसिस 2 के बाद ये क्रोमेटिड्स अलग होंगे, अलग अलग 4 टाइप के क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, ठीक है। आप समझिए उसे, मियोसिस का जो चार्ट है, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने बताया था मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, दोनों में इंटरफेस तो होगा। इंटरफेस मतलब आई फेज, इसमें G1 S G2 दो तीनों स्टेज से गुजरेगी सेल। G1 फेज में अपने आप को ग्रो करेगी, सेल ऑर्गेनेल्स को डबल करेगी। S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन वगैरह बन जाएंगे, जिससे कि M फेज में जाएगी सेल, तो उसे ट्यूबुलिन प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी ना स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए। आगे देखिए, अब M फेज में क्या है, मियोसिस 2 होती हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, कैरियोकाइनेसिस सेकंड। दो तरह के होंगे ना यहाँ पे, मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। मियोसिस सेकंड में कैरियोकाइनेसिस सेकंड, साइटोकाइनेसिस सेकंड। ओके, अब देखिए कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट के बाद जब साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होगा, तब पूरा मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद जब सेल मियोसिस सेकंड में एंटर करने वाली होती है, तो इन दोनों के बीच में एक गैप पाया जाता है जिसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस कहते हैं। अब देख लीजिए कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में वही 4 स्टेजेस आएंगी, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज, इसमें कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में सबसे लॉन्गेस्ट यही होता है, प्रोफेज फर्स्ट। ये 5 स्टेजेस में बटा होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ओके, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। आगे देखिए, लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में सारे क्रोमोसोम एक पोल पे आकर बुके लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसलिए लेप्टोटीन में बुके स्टेज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जाइगोटीन, अब सेल जाइगोटीन के बाद जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, बाइवेलेंट या टेट्राड बन जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जाइगोटीन में क्या होगा, बाइवेलेंट एंड टेट्राड बन जाएंगे। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, आपस में एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाएंगे। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी कहाँ होगा, जाइगोटीन स्टेज में होगा। सिनेप्सिस देखने को मिलेगा किसमें, जाइगोटीन में। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ गए, ठीक है। अब ये आपस में जुड़ गए, उसके बाद पैकिटीन स्टेज आएगी।
पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन होगा। अभी जो हमने देखा क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ, इसका कुछ पार्ट इसमें चल जाएगा, इसका कुछ पार्ट इसमें चल जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। पैकेटिन इज मोर टाइम टेकिंग देन लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन। लेप्टोटीन और जाइगोटीन से ज्यादा टाइम लगता है पैकेटिन स्टेज में। यहां पे ये रिकॉम्बिनेशन का काम कौन करता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ओके, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन के बाद क्या आएगा, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा, जो बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स थे वो उसका डिसोल्यूशन हो गया, वो ब्रेक हो गया। अब केवल जो इसके टर्म हैं, जो इसके क्रोमेटिड के जो आपस में छोर हैं, यही केवल एक्स शेप्ड कियाज्मेटा से जुड़े रहेंगे। तो अगर हम कहें डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है और एक्स शेप्ड कियाज्मेटा बन जाते हैं, एक्स शेप्ड कियाज्मेटा बन गए। अब ये क्रोमोसोम कहाँ जुड़े हैं, केवल एक दूसरे से एक पॉइंट पे जुड़े हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेज आएगी डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा, कियाज्मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। मतलब जैसे हम जिप, ऐसे जिप लगी हुई है, अब ये जिप जब हम खोलते हैं तो एक टर्म पे जाकर वहां पे वो लगी रहती है ना जिप, तो ऐसे ही टर्मिनलाइजेशन हो जाता है किसका, कियाज्मेटा का। और डाइकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद सेंट्रियोल्स स्टार्ट्स मूव टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पे पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगे। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और क्रोमोसोम में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा क्रोमेटिन। ये सारे काम किस में होंगे, प्रोफेज फर्स्ट में हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में बाइवेलेंट 8 इक्वेटर, बाइवेलेंट बने ना, अभी देखिए प्रोफेज में ये क्या बन गए, बाइवेलेंट टेट्राड बन गया जाइगोटीन स्टेज में, दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ गए। अब मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, बाइवेलेंट इक्वेटर पर आ जाएंगे, सब बीच में आ जाएंगे, बीच में आकर सब ने क्या बना ली, एक मेटाफेजिक प्लेट बना ली, मेटाफेजिक प्लेट बना ली। अब जो सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर पहुंचने वाले थे वो मेटाफेज फर्स्ट में पहुंच जाएंगे। अब मेटाफेज फर्स्ट में सेंट्रियोल क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर फेंकेंगे, स्पिंडल फाइबर ये इसके काइनेटोकोर से जाकर ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, काइनेटोकोर से जुड़ गया। अब ये इसे खींचने की कोशिश करेंगे स्पिंडल फाइबर, इसे ऊपर, एक क्रोमोसोम को ऊपर खींचेगा, एक क्रोमोसोम को नीचे खींचेगा। अब यहाँ पे क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होगी, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए हैं, दो क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए एक क्रोमोसोम सेपरेट होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है एनाफेज फर्स्ट में। अब एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, एक क्रोमोसोम ऊपर पहुंच गया, एक क्रोमोसोम नीचे पहुंच गया यहाँ पे। अब टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, बिल्कुल प्रोफेज का उल्टा होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आ जाएगी, अपोजिट पोल पे तो पहुंच ही गए हैं क्रोमोसोम, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आ जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी सब कुछ क्या हो जाएंगे, दोबारा रीअपीयर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होगा, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट खत्म, यहाँ पे खत्म। अब साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में क्या होगा, अगर ये एनिमल सेल है तो सेल फरो मेथड से सेल अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगी और एक सेल दो सेल में टूट जाएगी, टूट गई। अब ये क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब ये जो सेल्स हैं, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया ना, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ और हमें एक सेल से दो सेल मिल गई। अब ये दो सेल मियोसिस सेकंड में एंटर करेंगी, मियोसिस सेकंड में सबसे पहले क्या आएगा, कैरियोकाइनेसिस सेकंड, कैरियोकाइनेसिस सेकंड में भी सबसे पहले क्या आएगा, प्रोफेज सेकंड। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सारी फेजेस आएंगी फिर से। तो मियोसिस सेकंड बिल्कुल माइटोसिस की तरह होगा। अब ये सेल्स जो हैं ये इसमें एंटर करेंगी प्रोफेज सेकंड में। प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, यहां पर
कंडेंसेशन होकर वहां पर प्रोफेज फर्स्ट में क्या हुआ था, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो गया था, क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो गया था, मेटाफेज में क्रोमोसोम बन गया था। लेकिन यहां पर टीलोफेज फर्स्ट में क्या हो गया, क्रोमोसोम फिर से कैसे हो गए, थोड़ा बहुत डीकंडेंसेशन हो गया इनका क्रोमोसोम का, फिर से ये क्रोमेटिन में हल्के हल्के चेंज होना चालू हो गए। मतलब पूरी तरीके से चेंज नहीं हुए क्योंकि अभी इन्हें मियोसिस सेकंड में भी जाना है। तो प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, जो भी टीलोफेज फर्स्ट में थोड़ा बहुत डीकंडेंसेशन हुआ है क्रोमोसोम का, वो फिर से कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोफेज सेकंड में फिर से क्रोमोसोम फिर से क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर किसमें, क्रोमोसोम में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, मेटाफेज सेकंड में होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ जाएंगे। ठीक है, वहां पे क्या था, मेटाफेज फर्स्ट में क्या हुआ था, जो टेट्राड बने थे, बाइवेलेंट बने थे, वो इक्वेटर पर आए थे। ठीक है, जो आपस में दो क्रोमोसोम जुड़े हुए थे, दो क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए थे, वो इक्वेटर पर आए थे ना। अब मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम आएंगे इक्वेटर पर, बिल्कुल माइटोसिस की तरह इक्वेटर पर आए। एनाफेज सेकंड में मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स टू अपोजिट पोल, सेपरेशन किसका होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स का हो जाएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ गए और सिस्टर क्रोमेटिड्स का अपोजिट पोल पर मूवमेंट हो जाएगा। टीलोफेज सेकंड में फिर से प्रोफेज सेकंड का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ये देखिए, यहां से भी समझा देती हूँ मैं आपको। प्रोफेज सेकंड में क्या हुआ, सेंट्रियोल पहुंचना स्टार्ट कर दिए अपोजिट पोल पे, और जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम इसमें है, ये ऐसा है क्रोमेटिन की फॉर्म में, मतलब थोड़ा बहुत लूज हो गया है क्योंकि इसने मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट किया है, थोड़ा बहुत लूज हो गया है टीलोफेज फर्स्ट के बाद, डिकंडेंस्ड हो गया है थोड़ा बहुत। अब प्रोफेज सेकंड में फिर से क्या हो गया है, प्रोफेज सेकंड में पहुंचने के बाद ये फिर से क्रोमोसोम में चेंज हो गया है। मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पर आ जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ गया। एनाफेज सेकंड में क्या हुआ, एनाफेज सेकंड में स्पिंडल फाइबर आधे क्रोमेटिड को ऊपर खींचेंगे, आधे क्रोमेटिड को नीचे खींचेंगे। देखिए, क्रोमेटिड अपोजिट पोल पर आ गए। टीलोफेज सेकंड में क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम है इन्हें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह आ गई है दोबारा से, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सब कुछ दोबारा से रीअपेयर हो जाएगा। रीअपेयर होके ये पूरी हो गई माइटोसिस सेकंड हमारी कंप्लीट। ओके, ऐसे ही दो सेल, हमने एक सेल ली थी तो दो सेल बनी, दोनों सेल को एंटर कराएंगे मियोसिस सेकंड में तो 4 सेल्स बनेंगी। माइटोसिस और मियोसिस हमारा कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको लेक्चर बताइएगा, ठीक है। और ये चार्ट अगर आप कर लेंगे तो मियोसिस यहाँ से पूरी ही कंप्लीट हो जाएगी। इंटरफेज के बाद एम फेज में जाना है। ओके, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, और अब हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। अब आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। एनिमल किंगडम को हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।